स्वागत करता हूं आप सभी का पुनः एक बार मेरे चैनल मुन्ना सर्स लेक्चर में। आज मेरे साथ ऑन स्क्रीन राजेश सर मौजूद है। तो वैसे राजेश सर को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं लगभग सभी राजेश सर को जानते हैं और त्रिवेणीगंज लोकेलिटी के कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो राजेश सर से अपरिचित हैं। सब लोग सर को जानते हैं। फिर भी यूट्यूब एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, हमें परिचय देना पड़ेगा। तो सर जो है त्रिवेणीगंज में संत कैरेंस पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर कम प्रिंसिपल हैं और वर्तमान समय में सर का स्कूल संत कैरेंस पब्लिक स्कूल जो है बंसी चौक पर मौजूद है वर्तमान समय में। तो सर को आज बात करने के लिए हम अपने शो पर आमंत्रित किए हैं और शो पर बुलाने का मुख्य वजह यह है कि बहुत सारे बच्चों का बहुत दिनों से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि सर प्लीज़ एक बार राजेश सर का इंटरव्यू कीजिए। और काफ़ी दिनों से हम सर को इस चीज़ के लिए इंसिस्ट कर रहे थे, लेकिन सर जो है बिजी शेड्यूल के चलते जो है, और अभी 10th का एग्जामिनेशन भी चल रहा है वर्तमान समय में, तो सर जो है काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। सब मतलब लगभग व्यस्त ही रहते हैं। लेकिन आज जो है ईद की छुट्टी है और जितने भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं सबको ईद की मुबारक हो। आप लोगों को प्रणाम, ईद की मुबारक हो आप सभी को जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं। तो सर हमारे चैनल पर मौजूद हैं। सर से बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें मैं सोच करके आया हूं। जो भी बच्चे के मन में प्रश्न हो सकते हैं एक स्कूल के रिगार्डिंग, एक स्कूल से रिलेटेड, वो सारे प्रश्न आज सर से पूछेंगे और जानेंगे कि सर का जो है क्या उत्तर है नहीं है। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कि इतनी व्यस्त होने के बावजूद आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद बहुत बहुत। आपको भी धन्यवाद, थैंक यू। आज ईद का दिन है, सबको ईद मुबारक। इस शो में आपने हमें बहुत दिनों से कह रहा था, लेकिन बात तो यहाँ पर यह है कि हम भी से बिजी चल रहे थे और आप भी, बिल्कुल। लेकिन आज हम दोनों के लिए सबसे यह उचित दिन है और सही दिन है। खाली थे हम लोग तो आज यह योजनाएं बनाए कि आज हम लोग आपस में इंटरेक्ट कर ले। और इस शो में आने का भी हमको बहुत दिनों से लालसा था कि हम यहाँ पर इस शो में आए। आज इस शो में आने से भी हमको भी बहुत सारा कुछ उपलब्धियाँ प्राप्त होगी। जैसे सबसे बड़ा उपलब्धियाँ है यहाँ पर हम पेरेंट्स से, जो हम अपने स्कूल के में जो है हम अपने पेरेंट्स से जब बहुत दिनों से इंटरेक्ट नहीं कर पाए हैं लॉकडाउन की वजह से, तो ये चैनल सबसे अच्छा है कि ये मैसेज गार्जियन तक पहुँचे और वहाँ से फिर क्या भी मिलता है, क्या मैसेज मिलता है, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए सर एक छोटा सा बात और पूछेंगे। जब आप चैनल की चर्चा किए हैं तो आप मेरा चैनल रेगुलर देखते हैं? चैनल तो आपका जब से बना है उस वक्त से ही मेरे नज़र में, और रोज़ ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो मेरे आंखों से या ऐसा कोई ऐसा कमेंट्स या कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो इसको हम नहीं पढ़े और नहीं जानते हैं। तो सर जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, बच्चे लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, एजुकेशन के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं या कुछ इसमें जो है कमी भी है? देखिए ये दुनिया, ये वर्ल्ड एक ग्लोबल है जी, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। सब ढंग से आप हर तरफ से हर चीज़ कर सकते हैं। ये यूट्यूब जो है चैनल है, ये सबसे बड़ा जो है ये सोशल मीडिया हो गया आज के समय में। डायरेक्टली हम समझ रहे हैं यूट्यूब एक सोशल मीडिया। बिल्कुल। आप जो भी कर रहे हैं हम तक या किसी तक पहुंच रहा है तो उनको लग रहा है कि त्रिवेणीगंज में ऐसा भी है या कुछ होने जा रहा है, ये तो यूट्यूब से पता चल रहा है ना। बिल्कुल। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपने जीवन के बारे में जरा हमें संक्षिप्त में बताएं। देखिए मेरा जीवन जो है, ऐसे हम मैट्रिकुलेशन जो है सहरसा संत जोसेफ से किए हुए हैं, दलसिंह सराय में जो पढ़ता है, ठीक जी। उसके बाद मेरा +2 का जो इंटरमीडिएट हुआ था CBSE से, वो संत कैरेंस पब्लिक स्कूल जो खगोल में है पटना, ठीक। वहाँ से आने के बाद मेरा यहाँ पर जो है ज़िंदगी डायरेक्टली ट्रैक जो कहते हैं प्लेटफॉर्म चेंज हो गया। वहाँ मैं स्टूडेंट था और यहाँ पर मैं एक टीचर बन गया जी। सीधा प्लेटफॉर्म चेंज हो गया स्टूडेंट से टीचर। तो यहाँ पर जो है हम अपना कोचिंग यहाँ चलाते थे, स्कूल में पढ़ाते थे और यहाँ पर चौक पर मेरा एक कोचिंग चलता था। कोचिंग चलते उस कोचिंग में क्या हुआ, एक डिवीज़न हो गया। मतलब आपस में जो हम लोग टीचर थे, वो टीचर का कहना था हम अकेले क्यों न खोल ले, ठीक। उनका कहना था कि मेरे कारण बचा रहा है, अब मेरा तो कुछ कहना नहीं था जी। उनका कहना था तो वो जाने, इसलिए उनके मन में हमेशा नेगेटिव व्यू आता था कि हम अलग से खोल ले। तो एक दिन प्रयास भी किए, उनको हम समझाए सब कुछ, लेकिन नहीं समझे। बाद में खोले तो असफल ही रहे, ठीक। तो जैसे डिवीज़न हुआ उस वक्त हमको बहुत सारा परेशानी हुआ, तो उसमें सबसे पहले आपको भी याद किए थे और आप एक कॉल पर मेरे पास आए और हम आपको सारी बात बताए। तो मेरी बात पर आप खड़े रहें और उस दिन से 2017-18 से लेकर 2022 तक अभी तक जुड़े हुए हैं। और हमको नहीं लगा कि इस बीच में अभी तक किसी प्रकार का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा।
और हम उम्मीद करते हैं आगे भी नहीं होगा। फिर धीरे धीरे स्कूल भी खुला, जिसमें सभी टीचर सहयोग दिए, अमित सर, जीवन सर, सब टीचर सहयोग दिए, मिलकर बोले कि एक बार स्कूल खोलना है, हम लोग इतना मेहनत से पढ़ाते हैं तो हम लोग को कुछ न कुछ एक नया ढंग से एजुकेशन का स्टार्ट करना है। और हम लोग सब स्टार्ट किए। तो सबसे पहले जो हमारा 2013-14 में जो बैच था वो था निधि साक्षी सबका। उससे पहले भी एक था बैच जिसमें 2 ही लड़का था, एक लड़का एक लड़की, 2 स्टूडेंट था। जो CBSE में 10th हम ही लाए हैं यहाँ पर जी, क्योंकि हम CBSE से आए थे, पढ़ाए, तो वहाँ पर हम एस चंद, RS वगैरह सब मेरा ही लाया हुआ है। एस चंद और RS वगैरह यहाँ कोई पुस्तक भंडार में हमको नहीं दिखता था। ठीक, हम उसको प्रिस्क्राइब किए, तब जाकर RS अग्रवाल, एस चंद सभी चलने लगा, और तब जाकर जाना ये बुक अच्छी है, और उस दिन से अभी तक आ रहा है। तो उसके बाद हम लोग साक्षी निधि सबका जो बैच था उसमें बहुत ही मेहनत लगा हमको, क्योंकि वो मेरा पहला बैच था और बहुत मेहनत के साथ उसको हम पढ़ाए। और वो सब इतना मेहनती थी कि मेरी हर एक बात को सुनते आई, और जो भी जैसे भी गाइडलाइन देते थे वो उस पर खड़ी रही। तो पहले एक नॉर्मल स्टूडेंट था, उसके बाद जो है सभी अच्छा हो गया। तो उसमें सभी एक रैंक में, जैसे निधि, साक्षी, राधा, हिमानी, सबको 1% हमको 96.8 जो है निधि साक्षी को है, और फिर हिमानी को जो है 96.4 है, मतलब पॉइंट का अंतर था, परसेंटेज सेम। फिर राधा को 92% है। तो सभी एक बात पर खड़े रहे, और उसके बाद जैसे उसका रिजल्ट अच्छा हुआ तो सब मेरे पर विश्वास करने लगा। उसके बाद फिर मैं आ गया रिजल्ट, कोमल, आर्यन, ये सभी बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा, उस सब का रिजल्ट अच्छा हुआ। उसके बाद फिर मयंक हो गया, फिर पलक हो गया, रोशन भी बहुत अभी तक भी मेरे से जुड़ा हुआ, अभी वो कोटा में है जी, कोटा नहीं, सॉरी, बेंगलोर में, भी वो बेंगलोर में है। ठीक, मयंक भी अभी कॉमर्स में अच्छा किया है, अभी यूके दिल्ली में है, वहाँ पर अच्छा पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद जो है नितेश का आया और सावन का आया, तो वो अभी +2 का एग्ज़ाम दे रहा है वर्तमान में CBSE से। उसके बाद जो है बैच चलता आ रहा है सभी ढंग से, और अच्छे ढंग से अरेंजमेंट होकर अभी हमको लग रहा है कि मेरा एक सबसे बड़ा उद्देश्य है स्कूल के। अभी तो स्कूल तो ओपन हो चुका है नॉर्मली, जैसे त्रिवेणी में चल रहा है, लेकिन हमको ये है कि इस स्कूल को एफिलिएटेड करना है। त्रिवेणीगंज में एक ही मात्र स्कूल होगा जो संत करें से एफिलिएशन उसको हर हाल में दिलाना है। हम देखते हैं कहीं अगर उस तरह का हो जाता है तो हम एफिलिएशन दिलाएंगे, और इस एफिलिएशन दिलाने का मकसद एक है कि जितना भी गरीब से गरीब बच्चा है सब CBSE में आगे पढ़े। बिल्कुल ठीक, अभी हम देख रहे हैं सभी कुछ जो आमदनी जिसका अच्छा है वो पढ़ रहा है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि गरीब से गरीब जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम के नाम से डरता है कि हम उसमें जाएंगे इतना रुपया खर्च होगा, हम कैसे पढ़ा पाएंगे। बात तो सही है, प्राइवेट स्कूल थोड़ा सा बुक कॉस्ट ये सब ज़्यादा हो जाता है, तो हम एक नॉर्मल रखना चाहते हैं। अगर सभी मेरे ढंग से मेरे हाथ में हर चीज़ आ जाएगा तो हमको लगता है कि एजुकेशन चीप हो जाएगा त्रिवेणीगंज में। यही है मेरा उद्देश्य और यही है मेरा ज़िंदगी का अभी तक। बहुत बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। तो सर मुझे सबसे पहले ये बताइए, मेरा जो पहला प्रश्न है आपसे, कि आपने एक त्रिवेणीगंज में स्कूल खोला और बहुत ही अच्छा आपका स्कूल है वर्तमान समय में, और इस उम्र में जो आपका भी उम्र है लगभग 26 या 25 के अराउंड आपकी एज है, इस उम्र में लोगों की मंशा रहती है कि हम कमाएं, हम जॉब करें, ये करें, वो करें, बहुत बातें रहती है। लेकिन वर्तमान समय में आपने एक स्कूल खोला है और आप जॉब करने के बजाय कम से कम 30 लोगों को आपने अभी तक में जॉब दे चुका है, और 30 लोगों की रोजी रोटी आपके बदौलत पल रही है। एक तरह से आप जॉब का प्रोडक्शन भी किए और दूसरी बात कि बच्चों को बेहतर शिक्षा भी दे रहे हैं। कब ख्याल आया आपके मन में कि हमें त्रिवेणीगंज में एक स्कूल ओपन करना है और उसको जो है आगे कंटिन्यू करना है, कब ऐसा ख्याल आया था? देखिए, सबसे अभी डिजिटल इंडिया में कोई जो है टीचर बनना चाहता नहीं है। दूसरी बात है कि मैं भी कभी टीचर ये नहीं था कि आज हम कभी टीचर बनेंगे, स्कूल खोलेंगे। सबसे बड़े हम भी अपना जो है मेडिकल का तैयारी कर रहे थे। ठीक, किसी कारणवश हम त्रिवेणीगंज आए। मेरा जो फैमिली जो था वो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही नाजुक हो गया था, जिसके वजह से हम आगे का जो हायर एजुकेशन है नहीं कर पा रहे थे। तो त्रिवेणीगंज में ऐसे ही कोई स्कूल में एक मौका मिला था हमको पढ़ाने के लिए, तो उसमें जो है देखिए कि हम अच्छा पढ़ा लेते हैं, हमसे बच्चा बहुत ही खुश हो जाता है। और हमको लगा कि नहीं, अगर हम इसी तरह अगर बच्चे को पढ़ाए और हम अपना भी आगे का पढ़ाई कर दें तो दोनों का भलाई होगा, और हम भी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं और बच्चे को भी अच्छा एजुकेशन मिल सकता है। तो यही पढ़ाते पढ़ाते जो है मेरे पास बच्चे अच्छे से अच्छे जमा होने लगे, और हम ये कभी नहीं सोचे थे कि सच में स्कूल खोलना है।
ये तो ऐसे एक इंस्टीट्यूट बन गया। अब कैसे बना इसका तो बहुत सारे है। तो सबसे पहले हम एक कोचिंग के रूप में स्टार्ट किए थे, जो एक छोटा सा कोचिंग था CBSE का। उसमें जो है मेरा 2014 से ही मेरा कोचिंग चलते आ रहा है, और 2000 जैसे 17-18 आ रहा है उसमें बच्चा अच्छा हो गया था, 150 बच्चा हो गया था। और सारे बच्चे का था कि सर आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहाँ का मैनेजमेंट एजुकेशन सही ढंग से नहीं दे पा रहा, आप क्यों नहीं हम लोग को ही पूरा कमांड कर रहे हैं। तो बोले ठीक है, ऐसा देखिए स्कूल खोलना कोई साधारण नहीं है, हम स्कूल नहीं खोल पाएंगे, आप लोग को एजुकेशन मिल रहा है कोचिंग से, बस हो गया यही काफ़ी। कहा नहीं सर और कुछ हम लोग का स्कूल में बहुत सारा चीज़ है जो हमको चाहिए, वो आप दे सकते हैं, तो क्यों नहीं आप एक नाम दे दीजिए स्कूल का। तो हम सोचे देखते हैं। तो ऐसे जो है किसी कारणवश एक दिन जो है उस मैनेजमेंट से हमको कुछ टेंशन वाइज हो गया था, जिसके वजह से हमको उसी दिन स्टेप लेना पड़ा, नहीं आज हम खुद का एक कमांड करेंगे आज से। और बच्चे भी मेरा सब सहयोग दिया, और उसी दिन से हम मन में सोचे और वहीं पर 2018 में जो हम ये स्कूल स्टार्ट कर दिए थे। सर ये बताइए, मेरा क्वेश्चन ये भी है कि संत कैरेंस पब्लिक स्कूल नाम आपने क्यों चुना स्कूल का, इसके पीछे का कोई वजह? देखिए जब 2018 में जब कोचिंग से स्कूल का रूप दे रहे थे तो उस वक्त बहुत सारे जितने भी मेरे टीचर थे सब हेल्प किए, सबको बोले कि अच्छा अच्छा नाम दीजिए। कोई अलग अलग नाम देते थे, हमको उचित नहीं लग रहा था, क्योंकि ये CBSE स्कूल है तो नाम भी ढंग का होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा +2 जो CBSE का है, +2 हम खुद CBSE स्टूडेंट है, और हम +2 खुद सेंट कैरेंस पब्लिक स्कूल जो पटना खगोल में है वहीं से हम एजुकेशन प्राप्त किए। और हम सोचे सबसे बेस्ट ये स्कूल है, उस स्कूल को हम यहाँ त्रिवेणीगंज में सेम शेड्यूल सेम जितना भी मैनेजमेंट जहाँ जितना उसका रूल एंड रेगुलेशन है, जितना भी करिकुलम है, हम वहाँ से यहाँ उठाकर ला दें और त्रिवेणीगंज भी अच्छा बन जाए, पटना का माहौल यहाँ भी आ जाए, इसलिए उसका नाम पड़ गया संत कैरेंस पब्लिक स्कूल। बहुत अच्छा। तो आप सभी ने सुना कि संत कैरेंस पब्लिक स्कूल जो है सर ने नाम क्यों चुना है। सर मेरा अगला प्रश्न ये है कि जब स्टार्टिंग में आपने स्कूल ओपन करने के बारे में सोचा और स्कूल ओपन कर भी दिया, तो कोई परेशानी जिसको आप साझा करना चाहेंगे जो स्टार्टिंग में आपको फेस करना पड़ा हो? देखिए स्कूल जैसे हम स्टार्ट किए उस वक्त तो सभी मेरे टीचर थे मेरे साथ, सहयोगी में गण में सबसे अधिक BKC सर, दिनेश सर, ये सभी थे मेरे साथ। और जैसे स्कूल जब ओपन हो गया, ओपन होने के बाद जहाँ पर हम काम कर रहे थे वहाँ से बहुत हमको मेंटलिटी फिजिकली हर तरफ से मतलब प्रेशर के आगे किसी तरह ये स्कूल बंद कर दे कि फिर से पुनः हमारा बच्चा उसमें वापस आ जाएगा। लेकिन हम अडिग रहे, अपना जो हम स्टेप आगे बढ़ा दिए उस पर हम अडिग रहे, और वहाँ से हम हिले नहीं। और 1-2 महीना के बाद सारा चीज़ ठीक हो गया, सारा एवरीथिंग नॉर्मल हो गया, और फिर से हम वहाँ से स्टार्ट कर दिए। सर ये बताइए, अभी आपके विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं लगभग? अभी तो 350 से एबव है, ठीक। इस बार तो अच्छे अच्छे एडमिशन भी हुआ है, और ख़ास करके हायर क्लास में बहुत अच्छा बच्चा है। सर ये बताइए कि वर्तमान समय में क्लास 10 सेकेंड टर्म की एग्ज़ाम जो है CBSE की हो रही है, उन बच्चों को क्या मैसेज देंगे? फर्स्ट टर्म का हमारे स्कूल में एग्ज़ाम हुआ था 10th का, इस बार तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहा, 98-97 गया है, लोएस्ट 88.9 है। सबको अच्छा रिजल्ट आया और सभी खुश हैं। और सेकेंड टर्म का जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है, फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश हो भी चुका है, और इसमें हमको उम्मीद है सेकेंड टर्म का रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हर एक बच्चा को बुला के पर्सनली हर तरफ से जो है उसको हम मैसेज गाइडलाइंस देते हैं कि ऐसे तैयारी करना है ऐसे, और सभी बच्चा सही ढंग से कर रहे हैं। अभी घर में हम देख रहे हैं सभी पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि ज़बरदस्ती कोचिंग भी आ जाता है, 3-4 घंटा बैठकर सभी अध्ययन कर रहा था। हमको उम्मीद है कि सेकेंड टर्म में भी बेटर रिजल्ट आएगा। सर हमें एक बात बताइए कि वर्तमान समय में त्रिवेणीगंज में आपका जो स्कूल है अच्छा स्थान पर है, अच्छा पोजीशन पर है, इसके पीछे का वजह सर? इसका पीछे बहुत सारे वजह है। सबसे पहले कि मेरे जितने भी टीचर हैं सभी हाई स्टैंडर्ड है, और दूसरी सभी अपना स्कूल समझते हैं। ये नहीं कि हम किसी के अधीन हैं, अपना सेल्फ डिपेंड मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि बर्डन है प्रिंसिपल ये वो, जो एक रूल रेगुलेशन बन गया है सब उसके तहत चलते हैं और अपना जवाबदेही खुद समझते हैं। और दूसरी बात है जितने भी मेरे बच्चे हैं सब हेल्प करते हैं, यहाँ की पेरेंट्स सभी जितने भी मेरे क्लोज पेरेंट्स सब हैं सब हेल्प करते हैं और अच्छे ढंग से स्कूल चलाने में मदद करते हैं। कहीं भी दिक्कत होता है किसी डायरेक्टर हमको कहते हैं, पर्सनली आकर मिलते हैं, कहते हैं, फिर उसके हिसाब से हम आगे चलाते हैं। सर बहुत लोगों के मन में ये बात है
मैंने अक्सर जहाँ भी गया हूँ तो सुनता हूँ कि त्रिवेणी गली में सीबीएसई की कोचिंग कहीं नहीं चलती है, लेकिन आप सीबीएसई की कोचिंग भी चलाते हैं, बहुत अच्छे खासे बच्चे हैं और उस कोचिंग के बच्चे का भी रिजल्ट लगातार बेहतर से बेहतर आप देते आ रहे हैं। तो कोचिंग के बारे में ज़रा हमें कुछ बताएंगे आप कि जब आप एक स्कूल अच्छे चला ही रहे तो फिर कोचिंग स्टार्ट करने का वजह और इसके पीछे का जो है तर्क जरा हमें बताइए सर। देखिए, सबसे पहले तो मेरा था कि सीबीएसई स्कूल है तो एक बिहार बोर्ड का कोचिंग खोल दें, लेकिन सभी पेरेंट्स और कुछ सीनियर बच्चे जो यहाँ से पास आउट हो चुके हैं उनका कहना था कि नहीं सर, आप जो है सीबीएसई कोचिंग ही यहाँ पर स्टार्ट कीजिए, जिससे कि सभी को अच्छा मौका मिले पढ़ने का और सबको रिजल्ट अच्छा बता। हमको कोचिंग खोलने का उद्देश्य यही था कि अब मान लेते हैं कोई भी गार्जियन जो है मिडिल क्लास से आते हैं, सभी को तो उतना पैसा आमदनी स्रोत है नहीं जिसकी वजह से सब होम ट्यूशन 2-3 टीचर को लगा सके, और जो सीनियर क्लास को पढ़ाएंगे उसका जो ट्यूशन फी है अभी बहुत ही हाई है। तो हम सोचे एक कोचिंग के रूप में एक अच्छे टीचर को हायर करके रखे, जिसके वजह से सभी बच्चा उसमें पढ़ ले, अपना जितना भी डाउट क्लियर है उसमें बैठ के डाउट क्लियर कर सकता है। इसीलिए सामान्य बनाने के लिए हम इस कोचिंग को शुरुआत किए और हमको लग रहा है कि त्रिवेणी में यही एक मात्र कोचिंग है जो सीबीएसई का अभी सही ढंग से चल रहा है और पूरा सब्जेक्ट का पढ़ाई हो रहा है इसमें। सर हमें ये बताइए कि आप एक स्कूल के डायरेक्टर हैं, बहुत सारे पेरेंट्स से आप रेगुलर मिलते होंगे, लेकिन बहुत पेरेंट्स का सोच ये है कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई करें, जबकि बहुत भी पढ़ाई के साथ साथ डांसिंग हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया, ड्रामा हो गया, ड्राइंग वगैरह हो गया, इसमें जो है वो इन्वॉल्व होना नहीं चाहते हैं। अगर इन्वॉल्व होते भी तो पेरेंट्स उसको मना करते हैं, किसी न किसी वजह से उसको जो है रोकते रहते हैं। इसके पीछे आप क्या राय देना चाहेंगे, आपका ओपिनियन क्या है? देखिए, मेरा ओपिनियन यही है कि जितने भी पेरेंट्स हैं अभी के समय में, तो सभी जो है एजुकेशन जो प्राप्त किए हैं उल्ट तरीक़ा से किए हैं, तो उनका एक सोच है कि कि पढ़ाई, और जितने भी अभी स्टूडेंट हैं सब जो है हाई फाई है, डिजिटल है, उसका सोच कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है, ज़्यादा ही अधिक है। वो सोचता है कि पढ़ाई तो होगा ही, लेकिन अगर मेरा एजुकेशन के अलावा अगर हम मान लेते हैं आर्ट्स में जाए या राइटिंग में जाए या क्रिकेट में जाए या स्पोर्ट्स में जाए या गेम में जाए, तो उससे भी बेटर होगा, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम्पल वो पढ़ता है, किताब पढ़ता है, तो उससे बहुत सारा उसको मोरल लेसन मिलता है कि नहीं, देखिए सचिन तेंदुलकर 3 बार मैट्रिक फेल है, फिर भी वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी अभी उस गिनती मारा है, हाई पर्सनैलिटी में गिनती मारा है। तो वो सबसे उसके दिमाग में वो सब आ रहा है कि कम मेहनत हम करेंगे, इसी में अगर ज़्यादा मेहनत करेंगे हमको अच्छा लगेगा। सभी मेडिकल में जा रहे हैं, नॉर्मली जा रहा है मेडिकल इंजीनियरिंग में, हम कुछ हट के करें, जो दुनिया जहाँ भीड़ लगा है हम उसको हट के करें। इसीलिए आजकल का जो बच्चा है सभी चाहता है कि हम स्पोर्ट्स में ध्यान दिए, लेकिन पेरेंट्स का कहना है नहीं सिर्फ उसमें जाए। तो पेरेंट्स हम यही कहेंगे कि आप बच्चे को छोड़ दीजिए, बच्चा जिसमें इंटरेस्टेड है उसमें करे, लेकिन उसको गाइडलाइंस देते रहे कि क्या वो सही कर रहा है कि या नहीं कर रहा है, क्योंकि बच्चे तो माइंड का फ्री होता है, कुछ भी सोच सकता है, हम यही करें वो करें, लेकिन बच्चे जो कर रहे हैं उसको देख रेख करे, ध्यान सपोर्ट करे, बच्चे सपोर्ट को करे, सपोर्ट करे, ये भी देखते रहे कि वो कर रहा है तो क्या सही में वो कर रहा है कि नहीं। अब हम मान लेते हैं कि अच्छा क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं, फील्ड में मेरा वहाँ जो मैच खेले वहाँ पर मेरा क्या योगदान है, हम सच में अच्छे बॉलर है या नहीं है। आप गए वहाँ पर सिर्फ एक क्रिकेट खेलने एक टाइम पास कर रहे हैं, तो वो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर ये बताइए कि आपके स्कूल से जो पहला 10th का बैच था वो 2018 या 19 था? मेरा देखिए सबसे पहला बैच जो है 2014 है, नहीं, कोचिंग के रूप में, ठीक कोचिंग, और स्कूल का सबसे मेरा जो है 2018 है। 2018 सर 2018 बैच का कोई एक लड़का एक लड़की यानी कि कोई एक गर्ल्स एक बॉयज़ का नाम लेना चाहेंगे जिनको आप अभी तक मिस कर रहे हैं? तो 2018 बैच में जो है नितेश सब था, सावन सब था। एक स्टूडेंट गर्ल्स एक बॉयज़ का आप नाम बताइए हमें, जिन्होंने आपको पढ़ाई के दौरान काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया हो। तो 2018 बैच तो हमको कंफर्म याद नहीं आ रहा है कौन था, नितेश था या, चलिए कोई बात अच्छा एक मिनट, हाँ 2018 का बैच हमको याद आ गया सर, उसके बाद था नितेश, इससे पहले मयंक और पलक का था, रोशन सब का था बैच, जो हमको पलक साक्षी सब का बैच था, जो उस वक्त बहुत ही हमको कोचिंग में बहुत सपोर्ट किया था। मेरा कोचिंग का भी उस वक्त डिवीज़न हो गया था, जिसके हाँ और सबसे अधिक। और आपको याद है आपका कोचिंग का जब डिवीज़न हुआ था तो एज अ मैथ्स टीचर हमको आप हायर किए थे उस दौरान। हाँ, तो उस वक्त जो है जब कोचिंग मेरा विभाजन हुआ था, उस वक्त जो है सबसे पहले एक बार
परेशानी हुआ था साइंस और मैथ के लिए थे, सत्यम सर भी मदद किए थे। उसके बाद आपके पास हम फ़ोन किए थे कि सर ऐसे ऐसे बात है, तो आप जो है फुल सपोर्ट किए वहाँ पर अपना दिल से, और अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो उसी वक्त से 2018 17 या 18 था, उसी वक्त से। आपको क्या लगता है कि हम लोग आगे कंटिन्यू रहेंगे कि नहीं? बिल्कुल कंटिन्यू। जो विपत्ति, हम इतना ही जानते हैं, जो विपत्ति में साथ दे वो सच का रियल फ्रेंड होता है, हम यही समझ रहे हैं और आगे जो है रहेंगे, ये हमको पूरा उम्मीद है। सर 2019 का कोई एक लड़का एक लड़की का नाम बताइए। 2019 के बैच में तो शायद मोहित रानी का बैच था। 2019 नितेश था एक में, 2018 मयंक, 2019 नितेश। हाँ, 2019 में जो है नितेश और सावन का बैच था। तो नितेश सावन का नाम लेना चाहेंगे आप? उसमें हाँ, नितेश और सावन। जी, वो दोनों। दो नितेश तो पढ़ाई में थोड़ा सा वीक था, लेकिन व्यवहारिक था, बहुत ही कदर करता था, डिसिप्लिन लड़का था। और सावन भी ठीक था पढ़ाई में, अभी भी हमसे जुड़ा हुआ है सभी बच्चे। 2020 यहीं से कर रहे हैं। 2020 एक बच्चा एक लड़का। 2020 में जो है रानी मोहित का बैच हो गया। तो एक रानी एक मोहित का नाम लेना चाहते हैं आप? तो उसमें तो सभी खास, मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक गर्ल एक बॉय का नाम। हाँ, तो उसमें मोहित रानी तो आते ही हैं, लेकिन सभी बच्चे सही थे, सब क्लोजली थे, ऐसा नहीं, अभी भी हैं। 2021 में किसको आप जो है प्रायोरिटी देना चाहेंगे? 2021 के बैच में हो गया आपको, अभी तो बैच चल ही रहा है। तो एक लड़का एक लड़की जिन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया हो अपने डिसिप्लिन से, पढ़ाई से। देखिए, ऐसे तो हम कह सकते हैं कि डिसिप्लिन में सभी अच्छे हैं, लेकिन अब बात ये होता है कि जो सामने होता है ना, तो वो ज़्यादा ही दिखाई पड़ता है। तो खास करके मिठू तो मेरे सामने हमेशा रहते 24 घंटा, तो मिठू तो मेरे सामने ही रहेंगे। और मिठू जो है हर तरफ से हर मेरे साथ है और मेरी बात को सुन रहा है। एक गर्ल का नाम लेना चाहेंगे? और लड़की में तो सभी है, तो बस में एक है जो मधु है वो। यानी कि आप मधु मिठू को प्रायोरिटी देना चाहेंगे। बहुत अच्छा। सर मुझे ये बताइए कि पूरे स्कूल में अगर मैं आपको नर्सरी से लेकर के क्लास 10th तक 5 डिसिप्लिन स्टूडेंट का नाम पूछूं, तो आप किसका नाम लेंगे? देखिए, मेरे स्कूल में इतने डिसिप्लिन स्टूडेंट हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उसमें भी मैं कैसे कंक्लूजन मोस्ट डिसिप्लिन स्टूडेंट इन योर स्कूल करंट टाइम 5 का नाम बताना। करंट टाइम में जो है क्लास जो 10th का पास हो गया, तो आभी स्कूल में नहीं है। नहीं, उसका तो फेयरवेल हम लोग दे चुके हैं। चल रहा है अभी, जैसे सिमरन है, संकेत है, 1 नंबर में सिमरन, 2 में संकेत, 3 में आंचल है, ये सब। उसके बाद जो है 8 में जो है, 2 का नाम बताइए। 8 में जो आपको आ गया है, जो 8 में हो गया क्लास 8 खुशी हो गया। खुशी। 1 का नाम और बताना है। उसके बाद जो है गोरी है। चलिए हो गया, अब हम आपसे ज़्यादा नहीं जानेंगे। 5 बच्चे, सिमरन है, आंचल है, संकेत है, खुशी है, गौरी है। सर मुझे ये बताइए कि 5 पीहू भी है, पीहू भी 6 हो गया सर। 6 तो 5 जैसे देख 9th में तो इतना है डिसिप्लिन, उसको हम चूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बात है ऐसे सिमरन, संकेत, आंचल, ये सब जो है, खुशी, ये सब, गोरी, पीहू, सब एक रैंक में आती है। सर हमें एक बताइए, हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं इस इंटरव्यू को। पूरे होल स्कूल में सिर्फ एक स्टूडेंट जिन्हें लगता है कि मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द स्कूल है, कौन है वो एक स्टूडेंट? देखिए ऐसे तो देखिए सर, बेस्ट आप जानते हैं, बेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री, वो पूरे वर्ल्ड में एक ही होता है। तो मैं आपके स्कूल की बात कर रहा हूँ, एक बेस्ट स्टूडेंट का नाम बताइए। देखिए, बच्चे तो सभी मेरे में टैलेंटेड बेस्ट है, लेकिन सबसे अभी हम कंक्लूजन एक निकाले हैं अभी तक में, तो अभी जो है सिमरन सबसे बेस्ट है। और बेस्ट इस प्रकार से है, वो हर चीज़ को समझती है, हर एक एंगल, मतलब हर तरह से उसका थिंकिंग। पढ़ाई तो है, मेंटलिटी क्या पढ़ाई, वो तो बहुत ही तगड़ा है, लेकिन पढ़ाई के हट के कैसे हर बात करना है, हर फील्ड में कभी भी कुछ ज़रूरत हो, कुछ भी हो, तो मुंह में सिमरन ही रहता है, तो वो हर चीज़ हैंडल कर लेती है। नहीं, मैं भी यही उम्मीद कर रहा था कि आप सिमरन का नाम लेंगे। और सिमरन आपके पूरे स्कूल में वर्तमान समय में जितने भी स्टूडेंट हैं आपके स्कूल में, मेरी भी फेवरेट स्टूडेंट सिमरन है। सर हमें ये बताइए कि पूरे संत कैरेंस स्कूल का जन्म जब हुआ 2018 में, और वर्तमान समय तक बहुत सारे बच्चे स्कूल में आए गए और बहुत सारे बच्चे अभी भी वर्तमान समय में स्कूल है। अगर अभी तक के इतिहास में, संत कैरेंस के इतिहास में अगर एक स्टूडेंट को चुनना होगा, तो किसको चुनेंगे और क्यों चुनेंगे, जरा हमें बताइए। ये सवाल आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी ऑन स्क्रीन हम चाहते हैं कि आप जो है बताएं।
तो स्टूडेंट में सर बॉयज़ की गर्ल्स? अच्छा, ऐसा कीजिए ना कि आप एक बॉयज एक गर्ल बोल दीजिए, चलिए आपके लिए थोड़ा इजी कर देते हैं। मतलब क्लियर कर लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे पहले बॉयज़ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ऐसे तो मेरे पास सभी बच्चे। फिर ये बात मत बोलिए सर, हम आप ट्रैक को चेंज करने वाले। नहीं, ट्रैक चेंज नहीं कर रहे, हाँ। वहीं पर मुद्दा पर ही आ रहे हैं सर। हाँ। बात ऐसा है कि ठीक है सर, मुद्दा पर ही आ जाते हैं डायरेक्ट। तो देखिए सबसे बड़ा बात क्या है कि कोई भी किसी आदमी को मिस करता है तो वो जब सबसे अधिक समय वो बिताता है उसके पास, तभी जाकर वो आदमी मिस करता है। ऐसे आए मेहमान की तरफ चल गए तो उसको मिस नहीं किया जाता है। तो जब मैं त्रिवेणीगंज में आया तो सबसे पहले मोहित के फैमिली से ही अधिक से अधिक क्लोज हुआ, और वहाँ से हम मोहित से पर्सनली अच्छे ढंग से जुड़ गए। और मोहित उस वक्त 1 या 2 में पढ़ रहा था, ठीक। उस वक्त जो है दूसरे सर पढ़ा रहे थे, तो हमसे अधिक मोहित प्रभावित हो गया और वो मौका दिया आइए सर घर। तो वहाँ से हम होम ट्यूशन वहाँ से स्टार्ट किए, और वो ही बढ़ता गया और हम भी बढ़ते गए, वो ही बढ़ता गया और हम भी बढ़ते गए। धीरे 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 वो जब 8, 9, 10th में आ गया, तो फिर जैसे वो 9th में आया, नहीं सॉरी 8 में जब वो आया तो स्कूल हम ओपन कर लिए। तो सारा जो भी मोहित का पीछे का भी जो भी बैच सब था, सब उसका जो हेल्प किया स्कूल में, और मोहित से हर तरह से हम जुड़ गए और अभी तक जुड़ा हुआ। 10th 12th कर रहा है, अभी भी वहाँ जा रहे हैं, उसको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि मोहित को ही सबसे अधिक मिस करेंगे और करते रहेंगे। लड़का में मोहित, लड़का में, लड़की में सबसे। और लड़की में जो है एक बात, पढ़ाई, और ये रानी जो है बहुत ही अच्छी लड़की है, और अभी भी हमको उम्मीद है वो अच्छा कंपटीशन का तैयारी, उसका सोच जो उसका एम जो देखे हैं वो अभी के समय IAS का तैयारी सोचिए करने का। तभी तो वो फिलहाल 12th में है, अच्छे से वो 12th कर ले, आगे IAS देखते हैं। तो वो जो है जस्ट मोहित की क्लास में पढ़ती है, तो वो जब स्कूल खोल रहे थे बहुत अच्छा ढंग से एडवाइस देती थी, सजेस्ट करती थी, और उससे जब बात करते हैं तो लगता है सच में ये हाई स्टैंडर्ड माइंड है। मतलब अभी भी उससे जब इंटरेक्ट होता है तो लगता है सच में वो है IAS के लायक, क्योंकि किसी को भी हम IAS ऐसे नहीं, DM नहीं ऐसे बन जाता है, IAS नहीं बने, उसको मैनेजमेंट ब्रेन होना चाहिए, और सही ढंग से हर तरफ हमको भी दिशा देते। अभी भले मेरा स्टूडेंट है लेकिन हम ही को दिशा देते। बिल्कुल बिल्कुल, इतना बेटर ब्रेन है उसका, हम कह नहीं सकते। इसलिए मोहित और रानी को बहुत ही मिस करेंगे। एक बात मैं भी कहना चाहूँगा ऑन स्क्रीन, राजेश सर जब मोहित का चर्चा किए हैं तो मोहित का चर्चा हम नहीं करें ऐसा हो नहीं सकता है। तो अभी तक मैंने भी जो अपने करियर की शुरुआत करी है 2016 या 17 के अराउंड जो है मेरा करियर का स्टार्ट हुआ था। ओवरऑल अभी तक अगर मुझे भी 2 स्टूडेंट को चुनना होगा, मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट से मिला है, बहुत कोचिंग में, स्कूल्स वगैरह में, ट्यूशन्स वगैरह में पढ़ाया हूँ। अगर मुझे भी 2 स्टूडेंट को चुनना होगा होल लाइफ के लिए, अभी तक जो मेरा लाइफ रहा इसका, तो पहला लड़का मोहित होगा और दूसरा लड़का राकेश होगा। राकेश और मोहित से मैं इतना ज़्यादा अभी तक जुड़ा हुआ हूँ और लगता है कि हमेशा जुड़ा रहूँगा। बहुत अच्छा दोनों लड़का है, और मोहित से तो मैं प्रत्येक दिन मिलता हूँ, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मोहित से नहीं मिलता हूँ। और मेरी शुभकामना मोहित के साथ है कि मोहित अपने ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। वो पढ़ाई में ही अच्छे नहीं हैं क्या सर? पढ़ाई के साथ साथ उनका बिहेव, उनका बात करने का तरीका, कोऑपरेट करने का तरीका, हर तरीके से वो बेस्ट है। बेटर नहीं है, वो बेस्ट है हम लोगों के लिए, और बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट किया है, राजेश सर को भी और मुझे भी। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो मोहित नहीं, मिस तो नहीं करता हूँ, रोज़ तुमसे मिलता हूँ तो मिस यू नहीं बोलेंगे, लव यू बोलेंगे। तो चलिए सर आगे हम बात करते हैं कि हमें ये बताइए कि वर्तमान समय की जो पीढ़ी है, आप भी बच्चे लोग से मिलते हैं, आजकल छोटे छोटे बच्चे जो है नशा का शिकार हो रहे हैं सर। छोटे छोटे बच्चे जो है नशा का शिकार हो रहे हैं, मोबाइल से ज़्यादातर चिपके रहते हैं, कम उम्र में जो है उनका आँख में प्रॉब्लम, आँख में डिफेक्टिव आ जाता है। इनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा क्यों हो रहा है? अपना लोग के समय में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आजकल के जो जनरेशन है 5वीं क्लास से बुझ जाता है सब फिल्म सब, उसका क्या कहता है, सबसे अधिक है मोबाइल, टीवी। हम लोग 10th में फिल्म देखते थे, कोई मूवी एक महीना या 2 महीना एक मूवी देखते थे। ये सब 1, 2, 3 से ही समझ जाता है मूवी का क्या है नहीं है। वो टीवी सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया, और अब धीरे धीरे टीवी हट गया, मोबाइल अफेक्ट किया। मोबाइल में हर तरफ से चिपके रहता है,
ठीक, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, स्नैप हो, क्या क्या जितना भी आ गया है सब उससे जुड़ा रहता है, उसका मिसयूज करता है। अभी कहीं भी जाइए आप, अच्छा अच्छा बच्चा भी मोबाइल में चिपका रहता है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई सिर्फ मोबाइल के बिना नहीं होता है, पढ़ाई होता है, लेकिन उसका हम पढ़ाई की तरह यूज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसको अगर कम यूज करें तो आँख का रोशनी ज़्यादा दिन जाएगा। अगर हम मोबाइल में जाएंगे तो मोबाइल का सबसे ज़्यादा रोशनी आँख की रोशनी को बर्बाद करता है। अगर हम 1 घंटा कोई फिल्म देख ले, 1 घंटा कोई न्यूज़पेपर पढ़ ले या किताब कोई स्टोरी पढ़, नींद आ जाती है। तो मोबाइल जो हम देखते हैं उस वक्त कितना हमारा रेडिएशन आँख का वो कंज्यूम करता है, सोच सकते हैं। इसीलिए हम यही कहेंगे आजकल के जो स्टूडेंट जनरेशन का है सभी मोबाइल से दूर रहें। आप किताब से पढ़ो, आपके पास जो टीचर आते हैं उनसे डिस्कस करो, उनसे डाउट क्लियर करो। नहीं होता स्कूल में डाउट क्लियर करो, मोबाइल से दूर रहो। मोबाइल तो एक बहाना है, बस मोबाइल मिलना चाहिए। वहाँ पर एक्सरसाइज 2 RS वाला का पढ़ रहा है, लेकिन स्क्रीन इधर कीजिएगा तो देखिएगा, स्क्रॉल कीजिएगा तो वहाँ इंस्टाग्राम खुला हुआ रहेगा। ठीक, वो सब नहीं होना चाहिए। आप खुद आप अपने को चिट कर रहे हैं। अभी पेरेंट्स को आप चिट कर रहे हैं तो पेरेंट्स क्या, पेरेंट्स तो आपको फेथफुल, आप विश्वास करके आपको मोबाइल दिया है कि ठीक है मेरा बच्चा पढ़ रहा है, उसको पढ़ाई में दिक्कत ना हो, लेकिन ये उनको नहीं ठग रहे हैं, आप खुद ठगा रहे हो। एक दिन रोड पर निकलो, ऐसे टहलते हुए दिखोगे तो वही सब देखता है, और बाद में क्या होता है, संगत जो है ना सबका वैसे ही है, क्योंकि अच्छा रहेगा तभी ना। कोई उठना बैठना भी देखना चाहिए, मेरा बच्चा किसके यहाँ उठ रहा है, बैठ रहा है। तो अगर कहीं भी आप देखिएगा एक छोटा बच्चा, उसका दोस्ती रहेगा मैट्रिक इंटर वाला सबसे, तो क्या होता है, प्रभावित करा है। कोई भी छोटा बच्चा अगर बड़ा के साथ घूम रहा है, इसका मतलब क्या है, वहाँ गलत होगा ही आपका बच्चा। वही सबसे क्या होता है, कम उम्र में स्मोकिंग करने लगता है, कोई फील्ड पर, कोई उधर छुप के। सिगरेट तो एक नॉर्मल हो गया आजकल, ये सबसे कुछ होता नहीं है। आदमी अपना डाइट ले नहीं रहा है, हरा सब्जी खा नहीं रहा है, सिर्फ जो है चाउमीन बर्गर खा के माइंड उसी तरह हो रहा है। सर, आखिरी संदेश, इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पर है, इंटरव्यू की हम समाप्ति करने वाले हैं। आखिरी मैसेज सभी स्टूडेंट्स को जो ये वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या देना चाहेंगे सर? देखिए, जितने भी स्टूडेंट हैं ये जो वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहली बात हम यही कहेंगे, आप सोशल मीडिया से दूर रहो। क्योंकि ये सोशल मीडिया हमें क्या एक इंटरटेनमेंट बना देगा। जिस प्रकार से हम मोबाइल इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, खुद मोबाइल हमको एक दिन इंटरटेनमेंट बना देगा। और जिस तरह उसमें जोकर कोई होता है उसको देख कर हम हंसते हैं, वैसे हमको देख के हंसेगा। इसीलिए हम कहेंगे मोबाइल से दूर रहना है और सेल्फ स्टडी करना है। जो सेल्फ स्टडी कर रहा है वो सबसे बड़ा बेस्ट स्टूडेंट हो रहा है। हम यही कहें, कितना भी कोई टीचर पढ़ा दे उससे कुछ भी नहीं होगा। सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। ठीक, आप खुद स्टडी कीजिए सेल्फ। जैसे मान लेते नदी में हम डूब रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बचाओ बचाओ, अपना हाथ पैर मारेंगे नहीं। अगर हम अपना सेल्फ कुछ कर रहे हैं तो हम अपने में एनालिसिस कर रहे हैं। हमारा जितना ब्रेन एनालिसिस होगा, ब्रेन उतना डेवलप्ड होगा। तो इसीलिए मोबाइल को दूर रखना है, ठीक, और सवेरे सोना है, सवेरे जगना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। और सबको हम कहेंगे जो भी स्कूल में है होमवर्क मिलता है सबको सही ढंग से करना है, सभी टीचर को रिस्पेक्ट करना है, अपने फैमिली का जो रेपुटेशन, जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उसको बचाना है, और इसी कामना के साथ आगे बढ़ना है। और उम्मीद करते हैं मेरे जितने भी व्यूअर्स, आपके जितने भी इस यूट्यूब के व्यूअर्स हैं और जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं सभी अच्छे हैं और अच्छे बनेंगे। बस गाइडलाइंस की ज़रूरत है और हम लोग मिलकर तो दे ही रहे हैं। उम्मीद है आने वाला दिन में ये सारा चीज़, जितना भी ड्रॉबैक्स है सब हट जाएगा और अच्छा हो जाएगा। सर, मेरे चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे? लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम तो मेरे हर तरफ से रहता है कि मुन्ना सर्स लेक्चर, जो बहुत मुश्किल से बहुत दिनों से सोच कर जो खोले हैं, तो इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाए। जो हम चाहते हैं ये चैनल एक एजुकेशनल चैनल बन जाए और सभी इसको एजुकेशन पर्पस पर इसको यूज करें। और हम चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा व्यूअर्स बने, सब्सक्राइबर हो, हम यही चाहेंगे। तो आप सभी से विदा लेने का वक्त हो चुका है। इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पर हम हैं और आप लोगों से विदा लेने से पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, आज ईद है, आप सभी को ईद मुबारक। मेरे जो भी व्यूअर्स नए हैं इस वीडियो पर, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो हमें कमेंट करें, हम आपका उत्तर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।